नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 23 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 23 अप्रैल है, एक सप्ताह में अप्रैल भी अंत हो जाएगा, 30 अप्रैल आ जाएगा। 30 अप्रैल से 30 सितंबर आपके पास में समय होगा। कल मैंने मेंस ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डाल दिए थे ताकि आपको याद हो कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल पर होता है और आप तैयारी किस लेवल की कर रहे हैं। यकीन मानिए आज भी आप उनमें से काफ़ी सारे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट से जब फ़ोन पर कभी कभार बात होती है, मैं उनसे हमेशा एक चीज़ ज़रूर पूछता हूँ कि आपने 69 बीपीएससी पीटी को पेपर को फिर से उल्टा कर देखा क्या, आपका जो पीटी में नहीं हुआ तो। मैक्सिमम लोगों का जवाब होता है नहीं, मैंने फिर नहीं खोला। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप अपनी स्ट्रेटजी किस आधार पर बना रहे हैं। पीटी का पेपर इतने अच्छे से बार बार देखना चाहिए आपको कि एक एक ऑप्शन और एक एक सवाल आपको याद हो जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, जब आप पीटी के सवालों को बार बार देखते हैं तो उसकी कठिनाई का स्तर आपको याद रहता है और आप तैयारी करते समय फोकट के मोटिवेशन में नहीं पड़कर सही तैयारी करते हैं। सही तैयारी का अर्थ यही होता है कि आप पीटी और मेंस को क्वालिफाई करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है इन चीज़ों का पढ़ने लिखने का, अगर आउटकम नहीं आ रहा है तो। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आपको नहीं पता कि आपके पास कितना कम समय है। अगर 30 सितंबर को आपको एग्ज़ाम देना है तो यानी कि जून जुलाई तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए हर चीज़। उसके बाद तो रिवीजन और प्रैक्टिस का दौर शुरू होता है और 30 सितंबर को पेपर देते हैं जब, तो उसमें अगर नहीं होता है तो फिर एक साल पूरा वेट करो। 2025 ईस्वी के सितंबर तक आप फिर बैठे रहेंगे। ये चक्र बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। एक चीज़ देखिएगा, 69 का रिज़ल्ट आने दीजिए, अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया है। 69 बीपीएससी का रिज़ल्ट जिस दिन आएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि सारे के सारे पीटी क्वालिफाई करने वाले, मेंस क्वालिफाई करने वाले और इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले यूपीएससी कैंडिडेट थे, क्योंकि स्तर वहीं पर पहुँच गया है। ये वो सच्चाई है ना जो आपको हर दिन याद करना चाहिए कि आपका कंपटीशन किन से है। 70 बीपीएससी में अगर एसडीएम का सीट आता है तो 69 बीपीएससी तक जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका एसडीएम के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सब सेलेक्टेड कैंडिडेट भी एग्ज़ाम देते हैं। यूपीएससी में इस बार टॉप 5 में जितने भी हैं उनमें से 4 जो हैं वो आईपीएस के पद पर थे। तो कंपटीशन उनसे है जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं। जो नया आए हैं उनसे तो आपका कंपटीशन ही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा डरा नहीं रहा हूँ। हर दिन आपको दर्पण देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और कंपटीशन का स्तर कहाँ पर है। ठीक है, ज़ोर से बोलने से आपके तर्कों में ताकत नहीं होती है। तर्कों में जब ताकत होता है तो आपको धीरे बात करना चाहिए। इसीलिए मैं धीरे समझा रहा हूँ आपको, ताकि सही समय से सही से पढ़ें। देखिए न्यूज़ क्या है आज का जो हेडलाइन है वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। डी गुकेश है इनका नाम। ये जब 13 साल के थे, 13 साल के जब ये थे मात्र, तब ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे। आपको पता ही होगा, चेस में एक पदवी होती है छोटी सी। और इस समय जब इनसे पूछा गया था ना कि आप क्या बनना चाहते हो, तो इन्होंने पता है क्या बोला था, मैं दुनिया का यंगेस्ट चेस चैम्पियन बनना चाहता हूँ। और इन्होंने वो कर दिखाया। आज तक दुनिया में 17 साल की उम्र में किसी ने भी FIDE टूर्नामेंट में चैम्पियन नहीं बना है आज तक कोई। पहली बार कोई बने हैं, उनका नाम है डी गुकेश। चेन्नई के ये रहने वाले हैं। चेन्नई जो शहर है अपना देश में, मद्रास में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, उसको चेस का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों की मात्रा में छोटे छोटे चेस क्लब हैं जहाँ पर बच्चे बैठकर रोज़ घंटों चेस खेलते हैं। चेस पता ही है आपको, दिमाग का एक्सरसाइज भी माना जाता है। अगर आप दिल्ली आएंगे तो नेशनल म्यूजियम ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर हड़प्पा काल के चेस रखे हुए हैं। बिल्कुल सही, अपने देश में ही दुनिया का सबसे पुराना चेस का प्रमाण माना जाता है। वो कहाँ पर माना जाता है, वो तो हड़प्पा पीरियड में चेस का प्रमाण माना जाता है। आज से करीब में 5000 साल पहले, 5 या 4000 साल पहले। तो चेस सिटी चेन्नई में एक कल्चर है, वहाँ से ही आपको मैक्सिमम तमिलनाडु से ही दिखेंगे। जैसे विश्वनाथन आनंद, जो पहली बार चेस के नाम से हमने किसी खिलाड़ी को जाना ना हमने अपने बचपन में, तो विश्वनाथन आनंद ही थे। इससे पहले उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता था, लेकिन उन्होंने जब 2014 में इसको जीता था तो वो 45 वर्ष के थे।
और इन्होंने 17 वर्ष में ही इस गेम को जीता है। डी गुकेश इनका नाम है। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? टोरंटो में आयोजित हुआ था। इस गेम के बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे। और इनका कंपटीशन किससे था फाइनल राउंड में? जरा यहाँ पर देखिए कि प्लेइंग बैक इन द फाइनल राउंड गुकेश ड्रॉ विद द हिकारू नाकामुरा, ये यूएस के खिलाड़ी है, इनके साथ इन्होंने ड्रॉ खेला। उसके बाद से इनका जो गेम है वो दो और प्लेयर के गेम पर डिपेंड करता था कि उन दोनों में से कौन जीतता है, इस आधार पर इनको विजेता घोषित किया जाना था। वो दो गेम हो रहा था रूस और यूएस के दो खिलाड़ियों के बीच में हो रहा था। उन दोनों में जब ये गेम संपन्न हुआ उसके पश्चात डी गुकेश को विनर घोषित कर दिया गया। इतने सारे खिलाड़ियों का नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस डी गुकेश जिनके साथ खेल रहे थे उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। हिकारू नाकामुरा नाम है इनका, यूएस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ड्रॉ खेला। 17 वर्ष के मात्र गुकेश हैं, इन्होंने ड्रॉ खेला। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आयोजन इसका किया गया है टोरंटो में, कनाडा, पता ही होगा आपको। और इसके पश्चात से एक और चीज़ बोला गया है कि भारत में पेंडेमिक के पश्चात से जब से कोरोना आया तो कोरोना के बाद से भारत में चेस बूम कर गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस दौरान खेलना शुरू किया और भारत में ग्रैंड मास्टर की संख्या तो 84 पहुंच गई है। आप जो याद करते होंगे ना कि ग्रैंड मास्टर एक नए बने हैं, तो ग्रैंड मास्टर कितने याद करेंगे? 84 ग्रैंड मास्टर अभी भारत में, ठीक है। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, डी गुकेश जी का। उसके पश्चात मैं आपको FIDE के बारे में बता दूंगा, FIDE के बारे में, लेकिन उससे पहले आज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, जिसको जरा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट डिनाइंग वुमेन चाइल्ड केयर लीव इज ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर आप किसी महिला को चाइल्ड केयर के लिए लीव नहीं दे रहे हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल में इसमें केस क्या था? इस केस में ये था कि महिला जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कमेंट किया है कि महिलाओं को रोजगार देना एक संवैधानिक क्या है? अधिकार है। संवैधानिक रूप से ये जरूरी है कि भाई महिलाओं को रोजगार दिया जाए। लेकिन महिलाओं को जब भी रोजगार दिया जाता है तो उसके साथ साथ कुछ समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे उनके मासिक धर्म की समस्या एक जुड़ी होती है और जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके चाइल्ड केयर की समस्या जुड़ी होती है। इसलिए महिलाओं को कम एम्प्लॉय दिया जाता है, कम एम्प्लॉयमेंट पर रखते हैं, क्योंकि कई सारे उनको लीव चाहिए होते हैं और जो ज़रूरी भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला अगर कोई महिला आपके यहाँ पर काम कर रही है और उसके बच्चे के केयर के लिए अगर आप उसको छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है। वो भी तब जब उस बच्चे के, उस माता के जो बच्चा था, उस बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी। स्पेशल केस में भी अगर आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो संविधान का उल्लंघन है। दरअसल में हिमाचल की ये महिला गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर थी और इनका एक बच्चा था जिसको कोई जेनेटिक समस्या थी, तो उसके कारण से इनको लीव चाहिए था, जो लीव नहीं मिल पा रहा था। उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संविधान का उल्लंघन माना है। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा, रेफरेंस के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं आप। एक और न्यूज़ है जिसमें जो ताइवान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव सा कमेंट किया है, पॉजिटिव सी आलोचना की है। आलोचना क्या किया इन्होंने, और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती है। इन्होंने बोला कि भारत में चिप को लेकर भारत सरकार काफ़ी पोस्ट कर रही है, चिप निर्माण को लेकर कई बार मैंने आपको बताया है। लेकिन उन्होंने बोला कि भारत में कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी समस्या है, जो तानाशाही नहीं, लाल फीताशाही का मतलब पूछ लिया था यूपीएससी ने क्या होता है, पीटी एग्जामिनेशन ने पूछा था। लाल फीताशाही जो होता है उसको लेकर थोड़ी सी समस्या है। उसके पश्चात से लैक ऑफ एक्सपीरियंस इंजीनियर, जो इस क्षेत्र में अनुभवी इंजीनियर हमें चाहिए, उसकी थोड़ी सी यहाँ पर क्या है तो कमी है। उसके पश्चात से हाई टैरिफ रेट है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, जिसके कारण से भारत में क्या है, चिप निर्माण को इतनी आसानी से तो नहीं बनाया जा सकता है। भारत में काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ये इन्होंने बोला है। इन्होंने बड़ा ही अच्छा सा शब्द यूज़ किया कि भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम्बरसम है, मतलब कि बोझिल है थोड़ा सा। हमारा जो तंत्र है वो थोड़ा सा बोझिल है, जटिल है, जिसमें काम करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसको बस एक कमेंट के तौर पर ध्यान रखिएगा। ये क्या है, भारत के चिप इंडस्ट्री में अभी सुधारों की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर पॉजिटिव तरीके से लिखना हो इसी प्रकार के शब्द यूज किया कीजिए कि संभावनाएँ बहुत हैं हमारे देश में, उस पर काम करने की आवश्यकता है। ओके, अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ बड़ा ही विभीषक सा है, लेकिन इसी को शायद बोला जाता है टोटल जस्टिस या कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 142 में है कंप्लीट जस्टिस। देखिए यहाँ पर केस क्या था, एक 14 साल की रेप सर्वाइवर एक बच्ची थी, 14 साल की बच्ची ही होती है, वो प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी, 30 वीक का प्रेगनेंसी था उसका। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
अलाउ किया है इसको टर्मिनेट करने को लेकर, अबॉर्शन को लेकर टर्मिनेट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया है। और ये स्पेशल केस है। भारत में जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है जिसको 2021 ईस्वी में पास किया गया है, उसके तहत में है कि 20 सप्ताह के किसी भी गर्भ का टर्मिनेट किया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से। और इसमें प्राइवेसी वगैरह का बड़ा ही ध्यान रखा गया है कि प्राइवेसी का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। और उसके पश्चात से आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, यूरोप की किस कंट्री ने अपने संविधान में मूल अधिकार में शामिल किया है इस टर्मिनेशन को? अबॉर्शन के अधिकार को यूरोप के किस कंट्री ने अपने संविधान में मूल अधिकार का हिस्सा बनाया है? कुछ दिन पहले ही मैंने समझाया था। तो ये जो केस है, इसमें हुआ क्या, ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी रेप के पश्चात में। तो उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेशल पावर का यूज करते हुए 30 वीक के बच्चे को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया है। और अब टर्मिनेट होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा ही शानदार सा कमेंट किया कि इन्होंने बोला कि बच्चे के जन्म के समय का रिस्क और टर्मिनेट के समय का रिस्क, इन दोनों में अगर हमें चुनना होगा तो हम टर्मिनेट के समय के रिस्क को चुनेंगे, क्योंकि जन्म के पश्चात उस बच्चे को सर्वाइव कर पाना या 14 साल की बच्ची का सर्वाइव करना काफ़ी कठिन होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मानना था। उसके पश्चात उन्होंने अलाउ कर दिया इस चीज़ को। भारत में जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है उसके तहत मैंने आपको क्या बताया कि 20 सप्ताह तक में नॉर्मली टर्मिनेट किया जा सकता है डॉक्टर्स की सलाह पर। उससे आगे 24 सप्ताह तक का स्पेशल प्रोविज़न में, कोई स्पेशल प्रोविज़न है यानी कि कोई बीमारी है माता को या बच्चे को कोई बीमारी है, या तो ऐसी संभावना है कि इसके जन्म के पश्चात जो है वो बचने की उम्मीद कम हो, या इस तरह की कोई भी संभावना होती है, 24 सप्ताह तक का मेडिकल टर्मिनेशन की भारत में अनुमति है। 2021 में एक्ट लाया गया था। लेकिन स्पेशल केस में, जैसे रेप सर्वाइवर जैसे केस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे इस केस में 30 वीक के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का भी ऑर्डर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट में कितनी बार पढ़ा चुका हूँ आपको, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने आर्टिकल 142 का उपयोग किया। 142 का तात्पर्य क्या होता है बंधुओं? वो आपने वेलकम मूवी का वो डायलॉग सुना है, अब हम न्याय करेंगे, है ना? तो वही न्याय करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। बहुत बड़े स्तर पर 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है। सुओ मोटो से लेकर किसी भी चीज में कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा का उपयोग आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोरोना के दौरान आपको एक केस याद दिलवाता हूं। कुछ बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो फीस नहीं भर पा रहे थे। उनके माता पिता की जॉब चली गई थी तो फीस नहीं भर पा रहे थे। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 को उपयोग किया और उनको कंप्लीट जस्टिस दिया, और उसके पश्चात स्कूलों को ऑर्डर किया था कि आप इन बच्चों को नहीं निकाल सकते हैं, यह न्याय है, फीस के कारण किसी की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। तो क्या होता है, आर्टिकल 142 के तहत में इस पर फैसला दिया जाता है। इसको एक केस के तौर पर जरूर ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसलिए चलते हैं आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज का आर्टिकल IR से संबंधित है और थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। क्या है आज का आर्टिकल? देखिए, ये ईरान और इजराइल का जो संघर्ष है उसी पर आधारित द हिंदू में आर्टिकल था। स्टेप बैक ऑन ईरान इजराइल टेंशन। ईरान ने पता ये क्या किया था कि इजराइल पर अटैक किया। जब इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरान के दूतावास पर अटैक किया था 1 अप्रैल को, उसके जवाब में 16 अप्रैल को ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन से अटैक किया था। उसके पश्चात से ये जो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट का, इसमें माना जा रहा है कि संघर्ष का जो दायरा है, युद्ध का जो दायरा है, वो और भी ज़्यादा फैल सकता है और ये युद्ध के स्तर तक ना पहुंच जाए। अभी तो गजा और इजराइल के जो संघर्ष हैं वो हमास और इजराइल तक ही सीमित है, लेकिन हो सकता है कि ये और भी बड़े स्तर तक फैल जाए। 1979 में, देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जरा समझते हैं। 1979 से पूर्व ईरान इजराइल संबंध जो था वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा था, लेकिन 1979 ईस्वी में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। अब इसका क्या तात्पर्य होता है? इस्लामिक रिवॉल्यूशन का क्या तात्पर्य होता है? कितनी बार आपने सुना होगा। क्रांति का क्या तात्पर्य होता है? रिवॉल्यूशन का क्या तात्पर्य होता है? रिवॉल्यूशन का तात्पर्य होता है कि एक झटके में पुरानी पूरी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देना और नई व्यवस्था को कायम करना। यही क्या कहलाता है?
ये रिवॉल्यूशन कहलाता है। जैसे चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, चीन का क्रांति आपने पढ़ा होगा, रूस का क्रांति पढ़ा है आपने 1917 का, फ्रांस का क्रांति तो हिस्ट्री का सबसे शानदार टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का फ्रांस का क्रांति। तो ये क्या है? रिवॉल्यूशन। इसी प्रकार से ईरान में भी रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन जिसको कहा जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ये रिवॉल्यूशन हुआ था। उससे पहले ईरान में भी किस प्रकार का शासन तंत्र था? तो जिस प्रकार का सऊदी अरब में भी राजशाही शासन तंत्र है, उसी प्रकार का ईरान में भी राजशाही शासन तंत्र था। उसको उखाड़ कर फेंका आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान के लोगों ने, और एक सो कॉल्ड इस्लामिक और लोकतंत्र का मिला जुला स्वरूप को उन्होंने कायम करने की कोशिश की। क्या बोला मैंने? लोकतंत्र और इस्लाम, इन दोनों के शासन पद्धतियों को मिक्स करके ईरान में एक अलग तरह के शासन पद्धति उन्होंने कायम करने की कोशिश की। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? इस्लामिक रिवॉल्यूशन। उससे पहले ईरान और इजराइल के संबंध शानदार संबंध थे। 1948 में इजराइल के गठन के बाद ईरान उस क्षेत्र में उन पहले देशों में एक था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सऊदी अरब ने मान्यता नहीं दी। मिस्र और इजराइल ऐसे देश थे जिन्होंने, मिस्र और ईरान ऐसे देश थे जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। मिस्र ने सबसे पहले अरेबियन कंट्रीज में से मिस्र ही था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। ये यूपीएससी में, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 66वीं बीपीएससी में पूछा उन्होंने कि सबसे पहले इजराइल को मान्यता देने वाला देश निम्न से कौन था? तो अरब कौन था? मिस्र था वो। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट के एक विश्लेषण के अनुसार इजराइल ने अपने पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में मध्य पूर्व में गैर अरब, मुख्य रूप से मुस्लिम देशों के साथ गठबंधन का निर्माण कर अरब शत्रुता का मुकाबला करने के लिए परिधि सिद्धांत को अपनाया था। किसने? तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने। यह रणनीति तुर्की और ईरान क्रांति से पूर्व का ईरान जैसे देश के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित थी, जो पश्चिम समर्थक रुझान साझा करते थे और इस क्षेत्र में अलग थलग महसूस करते थे। इजराइल की सिक्योरिटी के लिए कभी इजराइल ने ईरान के साथ संबंधों को मजबूत किया था। और आज क्या है? आज एक दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं ये। मोहम्मद रजा शाह परेलवी यही थे पहले शासक जिसने 1941 से 1979 तक ईरान पर शासन किया। इनको अमेरिका का पिछलग्गू शासक माना जाता था। जैसे सऊदी अरब के जितने भी शासक हैं आज, वो अमेरिका के पिछलग्गू होते हैं। अमेरिका उनसे अगर सपोर्ट खींच ले तो कभी भी सऊदी अरब में विद्रोह हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मिस्र की क्रांति आपने सुनी है, कहाँ से शुरू हुआ था? ट्यूनीसिया के फल विक्रेता को एक राजा के सैनिक ने मार दिया था। उसके पश्चात से तानाशाही मिस्र, अरब स्प्रिंग जिसको कहा जाता है, अरेबियन कंट्रीज में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत ही भारी संघर्ष शुरू हुआ था। अरब देशों से आर्थिक बहिष्कार का सामना करने के बावजूद ईरान ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे। इस अवधि के दौरान इजराइल को तेल की बिक्री करना भी जारी रखा था। अरब के देश इजराइल पर उस समय, ईरान पर उसमें प्रतिबंध लगाते थे इजराइल से संबंध कायम करने को लेकर। बाद में 1979 का क्रांति के बाद नेता आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुआ था ये क्रांति। उसके पश्चात से संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले पक्षों के रूप में चिन्हित करते हुए इन्हें क्रमशः छोटा शैतान और बड़ा शैतान, इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान की पदवी दी गई आयतुल्लाह खुमैनी के द्वारा। और उसके पश्चात से इनके संबंध खराब होने शुरू हो गए और अब तो खराब के स्तर तक ही पहुंच गया है। 1979 के बाद एक छाया युद्ध, एक शैडो वॉर चला जिसमें ईरान अपने प्रॉक्सी के माध्यम से हमेशा इजराइल को परेशान करता था और इजराइल अपने जासूसों के माध्यम से, स्पाइज के माध्यम से क्या करता था? तो ईरान के बड़े बड़े साइंटिस्ट, परमाणु साइंटिस्ट या फिर ईरान में राजनीतिक अस्थिरता या फिर इस बड़े बड़े साइंटिस्ट को मारना, ये सब इजराइल का काम हो गया था। 2010 के दशक की शुरुआत में इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए उसके कई प्रतिष्ठानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया और एक एक करके चुन के मारा था। माना जाता है कि 2010 में अमेरिका और इजराइल द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वायरस स्टॉक्सनिक्स विकसित किया गया। इसका उद्देश्य ईरान के नेटांज परमाणु स्थल पर अवस्थित यूरेनियम संवर्धन प्रतिष्ठान पर हमला करना था और इसे किसी औद्योगिक मशीनरी पर पहले सार्वजनिक रूप से ज्ञात साइबर हमले के रूप में देखा जाता है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा कंप्यूटर वायरस बनाया जिसने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया और पहली बार औद्योगिक स्तर पर किसी पर साइबर हमला हुआ था वो ईरान और के ऊपर ही हुआ था, इजराइल और अमेरिका के द्वारा। दूसरी ओर ईरान को इस क्षेत्र में कई आतंकवादी समूह जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा पट्टी में हमास के वित्त पोषण समर्थन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इजराइल और अमेरिका विरोधी समूह हैं। इसके अलावा यमन में हूती विद्रोही जो हैं उनको भी समर्थन ईरान से ही मिलता है। इन सभी जगहों पर प्रॉक्सी के तौर पर ईरान ने यूज किया और ईरान का प्रॉक्सी बड़ा ही मजबूत माना जाता है। ईरान द्वारा इजराइल पर हमले के पीछे प्रमुख घटनाक्रम, ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका के पीछे हटना। आपको पता ही होगा कि 2018 में डोनाल्ड
ट्रंप जो है उन्होंने परमाणु समझौता जो ईरान के साथ में संपन्न किया गया था, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और चीन भी उसमें शामिल था, उससे अचानक से हट गया अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के शासन में आते ही। और उसको एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम माना जाता है कि ईरान के लिए वो झटका था। ईरान के सैन्य जनरल की हत्या हुई थी, आपको पता ही होगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी अमेरिका के द्वारा ड्रोन अटैक में। हमास द्वारा मिसाइल हमला अक्टूबर 2023 में ईरानी समर्थित फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल के ऊपर में काफ़ी बड़े स्तर पर हमला किया था, आपको पता ही होगा। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के चिकित्सक प्रतिष्ठानों पर छापे व हमले किए गए नवंबर 2023 में। ये दोनों के बीच में दिखा रहा है कि संकट किस प्रकार से बढ़ता गया। लाल सागर का संकट पैदा हो गया। नवंबर के पश्चात से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज़ों का जाना मुश्किल कर दिया, उस पर मिसाइल से अटैक करते थे। इसके पीछे ईरान को माना जा रहा था। इजराइल की जमीनी कार्रवाई में वृद्धि हुई। इजराइल ने बड़े भीषण स्तर पर गजा पर अटैक किया, जमीन से, आकाश से, दोनों से। अभी तक लगभग में 33,000 से ज़्यादा लोग इजराइल के द्वारा माना जा रहा है ऐसा कि गाजा पट्टी में मारे गए हैं। उसके पश्चात से ईरानी जो दूतावास है उस पर सीरिया में हमला किया गया। ईरान द्वारा फिर इजराइल पर क्या किया गया, तो ड्रोन अटैक किए गए। इजराइल के बहुस्तरीय वायु रक्षा इजराइल द्वारा आईडीएफ ने दावा किया कि उन्होंने 99% प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करके जो मिसाइल आ रहा था ईरान की तरफ से उसको गिरा दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम हो गया। जैसे मैंने आपको शुरू से अंत तक क्या कारण है, कारण एक ही चीज़ है, वो है क्या कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पश्चात से जो इजराइल का जहाँ पर देश बनाया हुआ है उसको मान्यता ही नहीं देता है ईरान। वो मान्यता है कि अरब लोगों का, फिलिस्तीनियों का देश है, यहाँ पर इजराइल को नहीं बसना है था, ज़बरदस्ती बस गया है। और वो फिलिस्तीन के लोग जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और उनको मारता है। इसीलिए इजराइल और ईरान जो हैं ये एक दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं, एग्जिस्टेंस को ही नकारते हैं। ओके, अब इसका विश्व व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपसे सवाल तो पहले पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा, तो पृष्ठभूमि में तो आप लिख देंगे क्या कारण रहा। रिवॉल्यूशन भी मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है, क्रांति किसको कहा जाता है ना। उसके पश्चात आपसे प्रभाव पूछेगा, विश्व पर प्रभाव और भारत पर प्रभाव पूछ सकता है। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, संभावित इजरायली प्रतिक्रिया से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु अस्त्र है और ईरान हमेशा से परमाणु अस्त्र बनाने की कोशिश ही करता रहा है। और अगर उसने डेवलप कर लिया, जैसा माना जाता है कि वो डेवलप करने में लगा हुआ है काफ़ी दिनों से, इतने भारी स्तर पर सैंक्शन के बावजूद वो डेवलप कर रहा है, और अगर उसने डेवलप कर लिया तो अरेबियन देश और ईरान के बीच में एक परमाणु हथियार को लेकर एक प्रतिद्वंदिता बढ़ सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है। और इस कंपटीशन के कारण फिर आने वाले समय में सऊदी अरब और यूएई जैसे जो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, अमेरिका समर्थित देश हैं, ये भी परमाणु हथियार डेवलप कर सकते हैं। और ईरान के पास तो परमाणु हथियार डेवलप करने का प्रोग्राम चल ही रहा है। इजराइल के पास परमाणु हथियार है ऐसा माना जाता है। तो ये परमाणु युद्ध की संभावना बन सकती है। तेल आपूर्ति में बाधा पहुंच सकता है और कई सारे संगठनों ने चेताया है कि अगर ईरान जो है वो तेल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है तो पूरे दुनिया की जो वित्त व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। हार्मूज की जल संधि को बंद कर सकता है। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के भीतर ईरान कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ता है तो ईरान तीसरा सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है। अगर वो बाधा पहुंचाता है तो फिर संकट भारी स्तर तक पहुंच जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो पूरी दुनिया भर में तेल का दाम बढ़ेगा। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। अपनी कच्ची तेल का 80% हम आयात करते हैं और हमारे इकोनॉमी के ऊपर में हमारा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये बिगड़ जाएगा। इसीलिए जिस दिन ईरान ने हमला किया था मैंने आपको क्या बताया था कि भारत ने बोला कि झगड़ा झंझट बंद करो, ये सब मत करो, नौटंकी, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और बुरा प्रभाव आर्थिक रूप से ही पड़ता, अंततः पूरे दुनिया भर के देशों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, आपके जेब तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। मुद्रास्फीति और पूंजी बहिर्प्रवाह में वृद्धि होगा, इसके कारण से भू राजनीतिक टेंशन उत्पन्न होगा। इन चिंताओं परिणाम स्वरूप निवेशक आर्थिक सतर्क हो जाएंगे और निवेश करने से बचेंगे, जिससे क्या होगा, दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति बन सकती है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लाभप्रदता में कमी होगी, अनिश्चितता की वृद्धि हो जाएगी, बड़े स्तर पर युद्ध के फैलने की संभावना बढ़ती ही चली जाएगी। व्यापार और यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण से भारत की रणनीतिक दुविधा, ईरान और इजराइल दोनों के साथ भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध है, जहां ईरान
ईरान के साथ हमने चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं और भी कई सारे स्तरों पर काम करते हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। उसी प्रकार से इजराइल से भी हम काफ़ी सारे हथियार खरीदते हैं और इजराइल से हमारे संबंध भी काफ़ी पुराने रहे हैं। तो हमारे लिए फिर से दुविधा खड़ी हो जाएगी कि इधर जाएं कि उधर जाएं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे दो दोस्त के बीच में झगड़ा ना हो। भारत इजराइल के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी को महत्व देता है, जिसमें रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, खुफिया सूचना साझेदारी, ये सब कुछ शामिल है। इसके साथ ही भारत ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध भी रखता है। आर्थिक और ऊर्जा आयात, आधारभूत संरचना, इकोनॉमिक, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के हमारे संबंध है इजराइल ईरान दोनों के साथ में। ठीक है। भारत ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों कल्याण सहित अपने विभिन्न हितों की रक्षा के लिए मध्य पूर्व में स्थिरता की इच्छा भी रखता है कि मिडिल ईस्ट में अगर अशांति फैलेगी तो ये भारत को डायरेक्टली प्रभाव डालेगा। भारत के कई सारे लोग रहते हैं अरेबियन देशों में, मिडिल ईस्ट में, फिर उन सभी को लाना, हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव, हमारे रेमिटेंस कम हो सकते हैं, बाहर से जो पैसा आता है वो कम हो सकते हैं। तो ये बड़ा ही लार्ज, इसको अगर आप देखेंगे स्कोप में तो बहुत ही भीषण प्रभाव पड़ सकता है हमारे ऊपर भी और दुनिया पर तो पड़ेगा ही। ये तो हो गई सारी समस्याओं की बात। अब समाधान क्या हो सकता है इसका? आर्टिकल थोड़ा सा लंबा है इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। सवाल पूछा जाएगा आपसे आईआर में, ये सवाल ही पूछा जाएगा, 38 नंबर का पूछा जाएगा। फिर वहां पर लिखेंगे आप क्या, उतना कंटेंट कहां से लाएंगे? संवहनीय युद्ध विराम, दो राज्य समाधान, टू स्टेट जो समाधान है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जहां पर फिलिस्तीन और इजराइल टू स्टेट सिद्धांत को भारत मानता है जबकि इजराइल नहीं मानता है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और युद्ध विराम पर बातचीत करनी चाहिए और संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देना चाहिए। यूएन, ईयू जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं, उसके अलावा भी जैसे भारत ही दोनों का मित्र देश है तो दोनों आ जाएं, भारत में बातचीत कर ले, अपना समाधान कर लें। भाई क्यों युद्ध में उलझना, शांतिपूर्वक रहें। परमाणु प्रसार संबंधी चिंताओं को संबोधित करना, दोनों देशों को पहले तो ये देखना चाहिए कि हम परमाणु हथियार का उपयोग बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि एक जगह का परमाणु हथियार का उपयोग पूरे दुनिया को प्रभावित कर सकता है। जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में जो हथियार यूज किए गए थे वो आज के परमाणु हथियार के तुलना में 100 गुना कम पावरफुल थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आज यूज किया जाता है तो ये बहुत ही भारी स्तर पर पूरी दुनिया को प्रभावित कर देगा। वैसे ही हम पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों के कारण से इतना परेशान हो रखे हैं। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे अरब लीग और खाड़ी सहयोग परिषद जैसे क्षेत्रीय संगठनों के ढांचे के भीतर ईरान और इजराइल के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बातचीत करके समाधान को ढूंढा जा सके। मध्य पूर्व के लिए दीर्घकालिक रणनीति होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। क्षेत्रीय शक्तियां मध्य पूर्व के लिए व्यापक सुरक्षा संरचना स्थापित करने के लिए मिलकर कार्य कर सकती हैं, जिनमें विश्वास निर्माणकारी उपाय, हथियार नियंत्रण, समझौता, संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए तंत्र शामिल होंगे। ये हमें करना ही पड़ेगा, तभी जाकर समाधान हो सकता है। संबंधों का सामान्यीकरण कर सकते हैं, बैठकर बातचीत कर सकते हैं। सबसे अच्छा समाधान यही होता है, बैठकर बातचीत कर लेना। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है वही चेस वाला बोर्ड जो है उसको जरा देख लीजिए ध्यानपूर्वक। हुआ क्या था कि यूपीएससी ने स्पोर्ट से सवाल नहीं पूछे, लेकिन 2021 ईस्वी में उसने सरप्राइज किया जब इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप इससे सवाल पूछ लिया था अपने पीटी एग्जामिनेशन में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और पीसीएस वालों को तो स्पोर्ट से प्रेम होता ही है, वो तो पूछेंगे ही। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ क्या है और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? अभी प्रतियोगिता टोरंटो में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ शतरंज के खेल का शासी निकाय है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। यह गैर सरकारी संस्थान के रूप में गठित है। यह विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन करता है, जो अभी कौन जीता है? तो डी गुकेश जीता है। इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता भी दी गई थी। और क्या है अगला? वर्तमान में एफआईडी का मुख्यालय लॉन्जेन स्विट्जरलैंड में है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे स्विट्जरलैंड में इतने सारे मुख्यालय क्यों हैं? सबके मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही क्यों होते हैं? क्योंकि स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे तटस्थ देश माना जाता है। सबसे ज़्यादा तटस्थ है ये, किसी से कोई मतलब नहीं होता। आपको पता है यूएन का मेंबर तक नहीं था स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 2000 ईस्वी के बाद ये यूएन का मेंबर बना है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, जबकि यूरोप में रहता है ये। दोनों विश्व युद्ध इसके चारों तरफ लड़े गए, लेकिन ये शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे तटस्थ और सबसे खुशनुमा लोगों का देश है। लेकिन इसकी शुरुआत 1924 से पेरिस में जेन्स उनासमस VR1 फैमिली लैटिन में आदर्श वाक्य के साथ की गई थी। यह फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी, ऑटो रेसिंग खेल के शासी निकाय के साथ साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों में से एक था। राष्ट्रीय शतरंज संघों के रूप में इसमें 199 सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में इसे सबसे बड़े संघों में से एक बनाता है। FIDE के बारे में ध्यान रखिएगा। और इसी का टेस्ट शतरंज चैंपियनशिप टोरंटो में आयोजित किया गया। 17 साल के डी गुकेश ने इस टोरंटो में इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। जब 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बना था ना, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर,
तो उसने बोला था कि मैं यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन भी बनूंगा और बन के दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है कि ईयू ने शेंगेन जोन को लेकर इस जोन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, बार बार बताया फिर से बताऊंगा क्योंकि सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं और आपको याद हो जाए, इसीलिए बार बार बताता हूँ एक ही चीज़ को ताकि आपको याद हो जाए और सवाल अगर पूछा है तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको तो देखेंगे, दरअसल में ईयू ने भारतीय लोगों के लिए वीज़ा से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा ढील दिया है ताकि भारत के लोग शेंगेन जोन में या यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सा घूम फिर सकें, मतलब काम वाम भी कर सकें। As per the statement issued by the European Union on Monday, Indian national can now be issued long-term multiple entry Schengen visa valid for 2 years and having obtained and used 2 visa in the past 3 years. ये 2 साल के वैलिडिटी के लिए ईज किया गया है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल किया गया है, सुविधाजनक बनाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारतीय लोगों को लेकर, वीज़ा को लेकर। इसको ज़रा समझते हैं कि ये जोन क्या है, छोटा सा फैक्ट होगा। उसके पश्चात हम लोग अगले न्यूज़ पर चलेंगे और अगले न्यूज़ में हम लोग किस चीज़ को समझेंगे, तो फेसबुक ने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है जो रिवॉल्यूशनरी होगा। रिवॉल्यूशनरी मतलब एआई के क्षेत्र में आज तक जितने भी आपने मॉडल देखे ना लार्ज लैंग्वेज का, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, घबराइएगा बिल्कुल भी मत, मैं उदाहरण सहित आपको बताऊंगा। उसको देखेंगे कि क्या होता है। पहले इस जोन को देखते हैं, उसके बाद अगले न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए, शेंगेन समझौता 1985 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 5 सदस्यों बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि है। समझौता का उद्देश्य यूरोप में एक सीमा मुक्त क्षेत्र बनाना है जिससे लोगों, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी की आवाजाही आसानी से हो सके। इसको शेंगेन जोन भी कहा जाता है। इसमें ईयू के अलावा नॉन ईयू देश भी शामिल होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिना ऑप्ट आउट के सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने पर भी शेंगेन में शामिल होना होगा। स्विट्जरलैंड, लिंकनस्टाइन, नॉर्वे और आयरलैंड जैसे गैर यूरोपीय यूनियन देश विशेष रूप से एसोसिएशन समझौते के माध्यम से शेंगेन का हिस्सा हैं। समय के साथ शेंगेन जोन बढ़कर 27 देशों तक फैल गया है, 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और 420 मिलियन के करीब में लोगों की मेजबानी भी करता है। ये शेंगेन का लाभ क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पर लोग आ जा सकते हैं, इनका इकोनॉमिक रूप से एकीकरण हो जाता है और कई सारे ऐसे इशू होते हैं जो सभी के लिए कॉमन इशू होता है, जैसे टेररिस्ट का इशू हो गया, आतंकवाद से संबंधित चीज़ें जो हो गई, इस पर भी नियंत्रण आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो बड़ा ही सुंदर सा है। ये देश एशिया के देश जैसे नहीं है कि एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, ये आपस में सहयोग की भावना के साथ में रहते हैं, सही लोग हैं। अपने देश में, अपने यहाँ पर क्या होता है, एशिया में हर देश एक दूसरे का अस्तित्व मिटा देना चाहता है। भारत पाकिस्तान हो गया, चीन भारत हो गया, देख ही नहीं क्या हाल है, एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते हैं। तो इस तरह का नहीं है। यूरोप में एक दूसरे के साथ में बड़ा ही अच्छा रिलेशन रहता है, बॉर्डर तक पता नहीं चलता है। एक ही आदमी का घर है किसी और देश में और उसका कार पार्किंग है किसी और देश में, ऐसा भी होता है, ठीक ना। देखिए, ये है शेंगेन जोन के अलग अलग देश, कई सारे नॉन ईयू देश भी इसमें शामिल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे यही स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा। पिछली बार ही मैंने समझाया था कि शेंगेन जोन में केवल ईयू के ही देश शामिल हैं, नहीं, गैर ईयू देश भी इसमें शामिल होते हैं, गैर ईयू देश भी शामिल होते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि कुछ लोगों को पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्रदान किया गया है। तो लिस्ट तो बहुत बड़ा होता है लेकिन मुख्य मुख्य नाम ध्यान में रख लीजिए। जैसे पद्म विभूषण अवार्डेड टू सुलभ इंटरनेशनल फाउंडर जो थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, बिंदेश्वर पाठक, इनको प्रदान किया गया। सुलभ इंटरनेशनल आपको पता ही है कि शौचालय और स्वच्छता के क्षेत्र बहुत ही भारी स्तर पर काम करता है सुलभ इंटरनेशनल। उसके संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक, उनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। उसी प्रकार से जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं उनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। एम का फुल फॉर्म पता है क्या आपको? KL राहुल। KL का नाम फुल फॉर्म पता है क्या आपको? दक्षिण भारतीय नाम है, नाम थोड़ा सा बड़ा होता है। खैर चलिए, फुल फॉर्म क्यों याद रखना, ऐसे ही मैंने पूछ लिया। उसके अलावा देखिए किनको किनको प्रदान किया गया है। यूपी के एक्स गवर्नर राम नाईक जो हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट सीताराम जिंदल जो हैं, इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया है। उसके अलावा पद्मश्री अवार्ड जो है टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना और उसके अलावा और भी कई सारे लोगों को प्रदान किया गया है। इतने सारे नाम ध्यान में नहीं रखना है, मुख्य मुख्य जो मैंने नाम लिए हैं उनको नाम ध्यान में रखिएगा। और बिहार से संबंधित कोई होंगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कौन है बिहार से संबंधित जिनको प्रदान किया गया है। ओके, चलिए आज के मुख्य न्यूज़ पर चलते हैं। एक और न्यूज़ आज का बड़ा कौन सा न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ है एल लामा 3 लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, LLM है। किसके द्वारा? तो ये मेटा कंपनी, फेसबुक की पेरेंटल कंपनी है जिसका नाम है मेटा। इसके तहत कौन कौन से आते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब आता है इसके तहत, मेटा कंपनी के तहत में। तब इसी ने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है जो सोफिस्टिकेटेड, शानदार, आज तक का AI के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल माना जा रहा है। इसका क्या नाम है? लामा नाम है इसका। देखिए अब इसका खासियत क्या है।
तो ये करीब में 8 बिलियन एंड 70 बिलियन पैरामीटर के साइज़ में ये लॉन्च किया गया है मॉडल को। और टोकन साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो एल लामा जो 3 है ये 8000 वर्ड्स का 8000 लेंथ का टोकन एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहीं पर बच्चे फंस जाएंगे कि क्या होता है टोकन, तो मैं उसका उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे इस फोटो को देखिए, ये फ़ोटो मैंने ही बनाया था, एआई का उपयोग करके बनाया था। ये संपूर्ण रूप से कंप्यूटर निर्मित फ़ोटो है। सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी का एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है ना, को-पायलट, उसके द्वारा बनाया गया है। मैंने इसको टोकन क्या दिया था, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, मैंने बोला था कि क्रिएट इमेज ऑफ यूट्यूब 80 मिलियन बोल रहा हूँ, 80,000 यूट्यूब सेलिब्रेशन, 80,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन नियर गंगा रिवर। मैंने ये टोकन दिया था इसको। तो टोकन का साइज जो होता है ना वो छोटा होता है। कई बार आप ज़्यादा बड़े टोकन देते हैं तो मशीन आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और जो टोकन का साइज होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे एग्ज़ाम का एक टेस्ट शेड्यूल बनाना था मुझे, मान लीजिए मैंने बनाया भी था लेकिन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। वो मेंस का टेस्ट सीरीज़ नहीं ला पाया। मैं कोशिश पूरी थी कि मैं ले आऊँ लेकिन नहीं हो पाया वो, क्योंकि उसमें फॉर्मेट तैयार करना, क्वेश्चन मैंने तैयार भी कर लिए थे लेकिन नहीं हो पाया। तो टेस्ट शेड्यूल बनाने के लिए मैंने एआई का उपयोग किया था। मैंने इसको बोला था कि मुझे 15 टेस्ट ऑर्गेनाइज करने हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैंने इसको टोकन दिया था 15 टेस्ट ऑर्गेनाइज करने हैं। पर वीक मुझे 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज करने हैं, और पहले GS1 के सारे कंप्लीट करने हैं, उसके पश्चात GS2 का, उसके पश्चात निबंध का। ये पूरा शेड्यूल बनाकर इसने एक्सेल सीट पर डेट सहित मुझे दे दिया था। जो पहले व्यक्ति करते थे, पहले इंसान का काम होता था वो। इसी को टोकन साइज कहा जाता है। कितने सारे इंस्ट्रक्शन आप एक बार में उसको दे रहे हैं। तो ये टोकन साइज जो लामा 3 है उसमें 8000 शब्द तक का टोकन साइज हो सकता है। ये क्रिएटिविटी पहले काम इंसान का होता था। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरफ जा रहा हूँ। पहले क्रिएटिविटी, इस तरह की चीज़ें क्रिएट करना, ये सब कुछ इमेजिनरी है। ये जो भी चीज़ इसमें दिख रहा है ना आपको, ये सब कुछ इमेजिनरी है। कहीं कोई फ़ोटो नहीं खींचा गया, सब एक कंप्यूटर और मशीन का ये बनाया हुआ है, एआई का बनाया हुआ है। ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पहले क्रिएटिविटी किसका काम होता था? तो इंसान का काम होता था। अब ये कौन कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो भी कुछ बोला, मैंने जो भी कुछ लिखा, उसको मेरी ही भाषा में जब जवाब दिया जाता है ना, तो वहीं पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ जाता है, जहाँ पर मशीन आपकी भाषा को समझकर आप ही की भाषा में आपको जवाब दे, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसको कहा जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। एल लामा 3 के बारे में भी ज़रा सा पढ़ते हैं। ये जो एआई का मॉडल होता है ना, अलग अलग लार्ज लैंग्वेज का मॉडल, ये प्री ट्रेंड मॉडल होते हैं। इसे पहले से ही, अब जैसे देखिए इसमें 80 बिलियन और 70 बिलियन के पैरामीटर के स्केल पर है, यानी कि इतने सारे इंस्ट्रक्शन इसमें पहले से डालकर रखे गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्री ट्रेंड होते हैं ये। इसी प्रकार का अलग अलग लार्ज मॉडल सभी का है, जैसे गूगल का भी है, गूगल का आपको पता ही। उसके साथ साथ जो अलग अलग मॉडल देखते हैं, कितने सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल लिखे गए हैं। ये सभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल अलग अलग पैरामीटर पर होते हैं। उन सभी को पार करके पहली बार 8 बिलियन के साथ में ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसने बनाया है? तो मेटा कंपनी ने बनाया है। और अब आने वाले समय में ये सभी जगहों पर ये यूज़ किया जा सकता है, विच कैन बी यूज्ड ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर एंड स्टैंड अलोन वेबसाइट। ये सभी जगहों पर यूज़ किया जाएगा आने वाले समय में। अब जरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझते हैं, उसके पश्चात वीडियो को एंड करेंगे। ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को पीटी में पूछा जा सकता है आपसे। देखिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल का एक विशिष्ट वर्ग है, जिन्हें मानव की तरह टेक्स्ट की समझ और उसके सृजन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुनकर कुछ समझ रहे होंगे, उसी प्रकार से मशीन को जब मैं बात करता हूँ उसको कुछ बोलूँगा। को पायलट हो या नए जो भी एआई के मॉडल आ रहे हैं, चैट जीपीटी हो, चैट जीपीटी 4 अगर आपने यूज़ किया होगा, तो उसे वॉइस इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। आप बोल कर लिख सकते हैं, बोलेंगे तो वो आपको समझ जाएगा और उसके आधार पर वो बनाकर दे देगा। उसी प्रकार से जो गूगल सर्च होता था पहले वॉइस आधारित, वो अलग होता था, ये एआई का है। ओके, ये मॉडल गहन शिक्षण तकनीकों, विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके बनाए गए हैं। वे संकेत या इनपुट प्रदान किए जाने पर सुसंगत व सांदर्भिक रूप से प्रासंगिक टेक्स्ट प्रदान कर सकते हैं। एलएलएम की सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है ओपन एआई की चैट जीपीटी, और अब कौन सा है?
सबसे अच्छे उदाहरण में से, तो LLM का है सबसे अच्छा उदाहरण। अभी जो लामा 3 को लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा, वो है जेनरेटिव AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है। यह उन प्रणालियों को विकसित करने के लिए समर्पित है जो मानव द्वारा उत्पादित सामग्री के समान गुणों वाली सामग्री का उत्पादन करते हैं। अभी जो मैंने आपको 80,000 सब्सक्राइबर के सेलिब्रेशन का फोटो दिखाया आपको, वो फोटो किसके द्वारा बनाया गया था? तो फोटो पूरी AI के द्वारा बनाया गया था। उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, वो बनाकर उसने मुझे दे दिया। बहुत सारे फोटो मैंने बनाए थे, जैसे हड़प्पा सिटी का मैंने बोला था तो उसका भी बनाया था उन्होंने। मैंने बोला था उसको प्राचीन पाटलिपुत्र सिटी का बनाओ, तो उसे प्राचीन जो एंशियंट पाटलिपुत्र सिटी था उसका शानदार फोटो बनाया था। इंसान तो सोच भी नहीं सकता उस स्तर तक। जिससे मैं AI का एक और प्लेटफॉर्म आया सोरा, वो पे ChatGPT का ही है, जो क्या करता है, जो वीडियो बनाता है, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, उस आधार पर वीडियो बनाता है, अलग अलग कैमरा एंगल के साथ वीडियो बनाता है। तो ये AI का क्या है, तो अलग अलग मॉडल है जिसको लॉन्च किया। ये प्रणाली मौजूदा डेटा के पैटर्न का उपयोग कर नई रचना सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सामग्री टेक्स्ट, चित्र, संगीत अथवा अन्य मीडिया के रूप में भी हो सकती है। जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में आप उनको बोलोगे कि निबंध लिखिए मेरे लिए, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको जो निबंध का टॉपिक दिया मैंने, वो उसको डाल दीजिए और बोलोगे निबंध लिखो इस पर हिंदी मीडियम माध्यम में, हिंदी भाषा में लिखो निबंध 800 वर्ड का, तो वो निबंध तैयार करके दे देगा आपको। कई सारे क्वेश्चंस के आंसर तैयार करके दे देगा आपको, एग्जाम का शेड्यूल तैयार करके दे देगा आपको। सारे डेटा आप डाल दीजिए, उसको वो एक अरेंज करके आपको एक्सेल सीट पर प्रदान कर देगा। तो सारा काम कौन करता है? तो AI ही करता है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको समझाया है। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा, कुछ तो सीखा होगा आपने। थैंक यू सो मच आप सभी का।